फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। द प्रॉमिस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो आज के न्यू पार्ट को शुरू करते हैं। हेडफोन लगा लो, कैसे हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट को। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग को सब कुछ याद आ चुका था। मतलब कि विंग अब 5 साल का बच्चा जैसा बिहेव नहीं कर रहा था, बल्कि वो अब ठीक हो चुका था। वो अब 18 साल का बच्चा बन चुका था। वैसे भी वो पहले से ही 18 साल का था। वांग जी को पता चलने के बाद वांग जी बहुत खुश होता है। वो विंग से थोड़ी देर बात करता है। विंग ने कहा, मुझे भूख लगी है गगा। वांग जी सुनने के बाद स्माइल किया। उसने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाता हूँ। यार कितना केयरिंग हस्बैंड है। फिर लान वांग जी खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। उसने विंग के लिए कुछ स्पाइसी फूड कुक किया। उसके लिए लोटस सूप भी कुक किया, क्योंकि विंग को लोटस सूप और स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। फिर वांग जी खाना बनाने के बाद वो उसे जिंगसी में लाता है और टेबल के ऊपर रखता है। उसने कहा, विंग खाना रेडी हो गया है, चलो आकर खा लो। और फिर ये बोलकर वो बेड की तरफ देखता है। वहाँ पर विंग बैठा नहीं था। उसने कहा, विंग तुम कहाँ चले गए? और फिर वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र खिड़की के पास आती है, जहाँ पर विंग बैठा हुआ था। ये देखकर वांग जी ने कुछ शक किया कि असल में विंग बेड के ऊपर से उठकर खिड़की के पास क्यों गया है। उसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना। वांग जी धीरे धीरे से विंग के पास जाता है। जब वो विंग के पास जाता है, उसे पता चलता है कि विंग रो रहा है। उसने धीरे से विंग के कंधों के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, विंग। विंग अपना रोता हुआ फेस उसे दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन विंग छुपा भी नहीं पा रहा था। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंसू गाल से बहते हुए नीचे गिरे और उसने वांग जी की तरफ मुड़ा। वांग जी ने देखा कि विंग रो रहा है। वांग जी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? विंग ने तुरंत वांग जी को हग कर लिया। विंग का जो हेड था वो वांग जी की चेस्ट के साथ लिपट जाता है और वांग जी ने भी विंग की हेड को पकड़ा और उसी के बालों को सहलाते हुए कहा, विंग तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? क्या मैंने तुम्हें फिर से हर्ट किया? विंग ने अपनी नोज़ को रब करते हुए अपने सिर को नामे हिलाया। विंग ने वांग जी के रोब्स के ऊपर अपनी नोज़ को रब किया। उसने कहा, मॉम डैड की याद आ रही है गगा। और फिर ये बोलकर विंग रोने लगा। वांग जी उसके पास बैठ गया। उसने उसकी फेस को पकड़ा, उसकी आंसुओं को पूछा। उसने कहा, विंग तुम ऐसे रोगे तो क्या अंकल आंटी को अच्छा लगेगा? वो तुम्हें देख रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि तुम खुश रहो। अगर वो लोग तुम्हें ऐसे रोते हुए देखेंगे तो उन्हें कितना दुख पहुँचेगा। विंग प्लीज़ रोना बंद करो, जो होना था वो हो गया है। विंग ने कहा, ये सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना गगा। ये सुनने के बाद वांग जी ने विंग को हग किया। उसने कहा, नहीं विंग, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था विंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को दोष मत दो। विंग ने फिर भी रोना बंद नहीं किया। वांग जी ने कहा, अगर तुम रोना बंद नहीं करोगे ना तो मैं भी रो दूँगा, तब तुम संभालोगे मुझे? विंग ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, लेकिन मुझे याद आ रही है ना। वांग जी ने कहा, तो फिर स्माइल करो ताकि मॉम डैड तुम्हें देखकर भी स्माइल करें, है ना। विंग चांद की तरफ देखता है और उसने स्माइल किया। उसने कहा, मॉम डैड अब लोग खुश हो ना? मैं खुश हूँ, देखिए मैं हंस रहा हूँ, मैं स्माइल कर रहा हूँ, मैं गगा के साथ बहुत खुश हूँ, क्या आप दोनों खुश हो? और फिर ये बोलकर विंग स्माइल करता है। उसे देखकर वांग जी ने भी स्माइल किया। वांग जी ने कहा, उफ विंग तुम कितनी बात करते हो, देखो खाना ठंडा हो गया है, अब मुझे फिर से गर्म करना पड़ेगा। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ठंडा पसंद है और गगा के हाथ का खाना तो मुझे ज़्यादा पसंद है। और फिर ये बोलकर वो उठ गया। वो टेबल के पास बैठ गया। वांग जी ने उसे कहा, आज मेरे विंग को मैं खाना खिलाऊंगा। और फिर वो भी बैठ गया। वांग जी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ विंग कि तुम पहले जैसा बन गए, मेरा विंग फिर से ठीक हो गया। फिर विंग ने उसे देखते हुए कहा, तो मुझे खाना खिलाओ। और फिर वांग जी ने चॉपस्टिक को उठाया और वो विंग को खाना खिलाने लगा। विंग खाना खाते हुए बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था और उसे तंग कर रहा था। वांग जी भी उनकी सब हरकतों से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि विंग बिल्कुल पहले जैसा बन गया है, जैसा विंग था ना वैसा वैसा बन गया है विंग। सीन चेंज होता है, हमें वही डार्क रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर वैन रोहान इधर उधर जा रहा था और आ रहा था। उसके पास वही लड़की खड़ी थी। उसने कहा, सरदार ये पक्की खबर है। वैन रोहान ने कहा, अगर विंग को सब कुछ याद आ चुका है तो फिर क्या होगा? उस लड़की की वॉइस ने कहा, हाँ सरदार, मुझे पता है विंग को सब कुछ याद आ चुका है और सब लोग को पता है कि विंग को सब कुछ याद आ चुका है। विंग पहले जैसा बन गया है, विंग अब 5 साल का बच्चा नहीं रहा। वैन रोहान ने कहा, अगर विंग को सब कुछ याद आ चुका है तो उसे उसकी शक्ति के बारे में पता चल जाएगा, और अगर पता चल गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा उससे लड़ना। ये कैसे हो गया? पहले तो आसान था, क्योंकि तब उसकी दिमागी हालत ख़राब थी और वो एक 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव करता था, लेकिन अब
अब तो वो प्रॉपर्ली ठीक हो चुका है, और फिर हम उसे यहाँ पर कैसे लाएंगे? उस लड़की ने कहा, सरदार कोई तो उपाय होगा ना उसे यहाँ पर लाने की। तभी बेन रोहान ने कहा, हाँ है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। वो करा, उसके हाथ में जो करा है ना, वही सबसे बड़ा मुसीबत है। उसके पास जो शक्ति है वो उसे नहीं पता है, इसीलिए ये जाहिर सी बात है कि वो उस शक्ति का मतलब कि उसकी पावर का यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो करा का क्या होगा? हम उसे पकड़ तो लेंगे आसानी से, लेकिन वो करा बीच में आएगा। तभी उस लड़की ने कहा, उस कला को उतारने के बारे में कुछ सोचे। ये सुनने के बाद बेन रोहान ने कहा, तुम उस कला को उतारोगे? तुम पागल हो क्या? उस कला को सिर्फ उसका हस्बैंड या फिर उसका फैमिली मेम्बर उतार सकते हैं, तुम नहीं उतार सकते हो। अगर तुम उस कला को हाथ लगाओगे कुछ इरादों से तो वो कला तुम्हें करंट मार सकती है। उस लड़की ने कहा, सरदार मेरे पास एक आइडिया है, मुझे पता है कि उस कला को कैसे उतारना है। ये सुनने के बाद बेन रोहान ने कहा, अगर तुम कर सकती हो तो करो, लेकिन सावधान, और ख़ास करके लानुआंग जी से। लड़की ने कहा, जी सरदार, और फिर ये बोलकर उसने बेन रोहान को बोक किया और फिर वो चली गई वहाँ से। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह विंग की आँख खुलती है, वो लानुआंग जी के बेड में था, वो झिंगसी के अंदर था। उसने देखा कि उसके पास लानुआंग जी नहीं है। उसने अपने आप को देखा और फिर उठा। उसने कहा, मेरा हस्बैंड अपना रूटीन कभी नहीं भूलता है, जल्दी उठना। और फिर ये बोलकर विंग फ्रेश होता है, वो बाहर आता है, और फिर बाहर आने के बाद वो धीरे धीरे से चलने लगता है। वो पूरे कबीले को देख रहा था, उसे बचपन की याद आ रही थी कि कैसे लानुआंग जी के साथ विंग खेलता था और लानुआंग जी को तंग करता था बचपन में, जब वो बस एक 5 साल का बच्चा था, जब उसके साथ वांग जी की शादी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतते गए, 1 साल बाद वो यहाँ से चला गया था, और फिर जब वो 8 या 9 साल का था तब वो वापस आ रहा था। लेकिन अचानक ही उसकी गाड़ी की टक्कर हो गई और फिर वो लोग नीचे गिर गए। इनको ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन उसे पता है कि ये सब कुछ किसने किया है, बेन रोहान नाम का एक आदमी ने किया है। विंग को यह सब कुछ सोचकर ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी मॉम डैड की मौत उसकी वजह से हुआ है, उसे यही लग रहा था। उसने एक गहरी सांस छोड़ा। उसने कहा, मॉम डैड आई मिस यू। और फिर ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है। वहाँ पर लीजिया था। लीजिया ने कहा, राजकुमार विंग, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, क्या बात करनी है? तभी लीजिया ने कहा, हांगवान जुन ने कहा है, राजकुमार लानुआंग जी ने कहा है कि आपने दवाई ले लिया है सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद। विंग ने कहा, नहीं मैं तो भूल गया। और तभी लीजिया ने कहा, वही तो, इसीलिए राजकुमार ने मुझे भेजा, प्लीज़ आप दवाई ले लीजिए, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। विंग ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। फिर विंग दवाई लेने के लिए फिर से मैडम लान की महल में जाता है, क्योंकि वो वहीं पर रहता है तो दवाई भी वहीं पर ही होगा, क्योंकि कल रात वो जिंगसी में था ज़रूर, लेकिन वो असल में रहता है मैडम लान के हाउस में, मतलब कि महल में। फिर वो वहाँ पर जाती है और जाने के बाद वो ड्रायर को ओपन करते हैं और वहाँ से ही दवाई की शीशी को बाहर निकालता है। फिर वो दवाई को ले लेता है। दवाई को लेने के बाद वो बैठ जाता है। वो बैठ के कुछ सोच रहा था, तभी अचानक ही उसका सिर चकराने लगता है। उसने कहा, क्या हुआ है, मेरा सिर चकरा क्यों रहा है? उसने अपने सिर को बार बार ठोका। उसने कहा, क्या हुआ है, अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है? विंग को बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा है। अचानक ही विंग को एहसास होता है कि उसकी पूरी बॉडी कपकपा रही है। उसने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? वो धड़ाम से बेड से नीचे गिर गया। उसने बेड को कस के अपने हाथों से पकड़ लिया। उसने अपने सिर को अपने एक हाथ से पकड़ा। उसने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? और फिर विंग की पूरी बॉडी पर दर्द होने लगी। उसने कहा, ये क्या हो रहा है मुझे, मेरी बॉडी पर इतना दर्द क्यों हो रहा है? और उसकी लोअर बॉडी पार्ट पे भी बहुत दर्द हो रहा था। ये विंग का ओमेगा हीट था। विंग ने कहा, क्या मेरा हीट आया है? और फिर वो उसने अपनी आँख को देखा। उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। उसकी पूरी बॉडी ऐसे जल रही थी जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर कहीं आग लग गई हो, और उसकी जो आग की जो हीट है वो बाहर आ रही हो। उसे ऐसा फील हो रहा था। विंग ने अपनी बॉडी को देखा। उसकी बॉडी थोड़ी थोड़ी करके पिंक हो रही थी। धीरे धीरे करके वो और भी डीप होता जा रहा था। विंग ने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, क्या मुझे हीट आया है? फिर विंग उठ जाता है। उसने अपनी पूरी बॉडी को हाथ से सहलाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो जो दर्द था वो दर्द कुछ अलग टाइप का था, जिस दर्द को विंग ने कभी भी फील नहीं किया है। लेकिन विंग को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। विंग रूम से बाहर आ जाता है। पता नहीं क्यों विंग की बॉडी कुछ अजीब सा रिएक्ट भी कर रहा था। विंग अपने ओमेगा फेरोमोन्स को ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर रहा था। जब विंग को एहसास होता है कि वो अपने ओमेगा फेरोमोन्स को अपने आप ही रिलीज़ कर रहा है, तो उसे पता चल गया कि इस कबीले में इतने सारे अल्फ़ा रहते हैं। अगर किसी ने भी उसके ओमेगा फेरोमोन्स को स्मेल कर लिया तो सारे के सारे अल्फ़ा उसके ऊपर टूट पड़ेंगे।
इसीलिए विंग वहाँ से भाग जाता है। विंग भागते हुए कोल्ड वाटर पॉन्ड की तरफ जाने लगा। विंग उस तरफ जा रहा था, उसे जाते हुए कुछ डिसिपल देख लेते हैं और विंग को ऐसे भागते हुए भी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि विंग असल में क्यों भाग रहा है। वो लोग विंग को देख रहे थे और उसे देखकर हैरान हो गए थे कि विंग ऐसे क्यों भाग रहा है। वो लोग अपने आपस में बात करने लगते हैं विंग को लेकर। विंग को पता था कि वो अपने ओमेगा फेरोमोन्स को ऐसे रिलीज़ कर रहा है, अगर किसी अल्फा ने उसे स्मेल किया तो शायद हो सकता है कि वो उसको ऊपर अटैक कर दे। विंग को पता नहीं था कि उसने करा पहन कर रखी है और वो करा हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करता है दूसरे अल्फ़ा से भी। और तो और अगर कोई अल्फ़ा उसे टच करने भी आएगा वांग जी के अलावा तो फिर वो करा उसे सजा देगा। लेकिन विंग को इस बार भी पता नहीं था। विंग को लगा कि शायद उसके ओमेगा फेरोमोन्स दूसरे अल्फ़ा के पास पहुंच जाएंगे। इसी डर से ही विंग वहां से भागकर कोल्ड वाटर पॉन्ड की तरफ जाने लगा। वो जाते हुए अपनी रोप्स की धागों को खोल रहा था और ढीला कर रहा था और अपनी बॉडी को बार बार टच कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था अपनी पूरी बॉडी पर, यहाँ तक कि उसकी लोअर बॉडी पार्ट पर भी बहुत बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था उसे। इधर वांग जी सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तभी अचानक ही उसके पास 2 डिसिपल्स आते हैं। उन्होंने कहा, राजकुमार लान वांग जी। पता नहीं क्यों राजकुमार विंग को क्या हुआ है, वो भागकर कोल्ड वाटर पॉन्ड की तरफ जाने लगे। क्या उन्हें कुछ हुआ है? हमें कुछ अजीब लगा। वो एक ओमेगा है, इसीलिए हमने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन आप उसके हस्बैंड हो, इसीलिए हम आपको बताने के लिए आए। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, कोल्ड वाटर पॉन्ड की तरफ विंग भाग कर गया? क्यों? अगर उसे नहाने की ज़रूरत है तो वो भागेगा क्यों? और फिर ये बोलकर वो उठ गया। वांग जी को चिंता हो रही थी क्योंकि विंग की तबीयत अभी ठीक हुई है, अगर फिर से कुछ हो गया तो। इसीलिए वांग जी विंग जहाँ पर गया है कोल्ड वाटर पॉन्ड की तरफ जा रहा था। और वांग जी जब ठंडे तालाब की तरफ जा रहा था ना, तब उसे विंग की ओमेगा फेरोमोन्स स्मेल होती है। उसने कहा, विंग की ओमेगा फेरोमोन्स? उसने अपनी फिर से ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया है, लेकिन क्यों? और फिर वो फिर से भागने लगा। वांग जी को लगा शायद किसी ने फिर से विंग को वो नशीली दवा पिला दिया होगा जो उसे पहले पिला दिया था, लेकिन वांग जी को सिर्फ उसकी ओमेगा फेरोमोन्स की स्मेल ही आ रही थी, ना कि किसी दूसरे चीज़ की। वांग जी जल्दी जल्दी जा रहा था। वो ठंडे तालाब के पास जाता है। उसने देखा कि विंग ठंडे तालाब के अंदर है और वो अपने आप को टच कर रहा है और अपनी बॉडी को घिस रहा है। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है? वांग जी ने अपने शूज़ को उतारा और फिर वो विंग के पास गया। विंग रो रहा था। विंग ने कहा, गगा गगा मेरी पूरी बॉडी पर बहुत दर्द हो रहा है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। वांग जी ने विंग को स्मेल किया। विंग ने अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को भर भर के रिलीज़ किया है और वांग जी से स्मेल करने के बाद उसकी जो दिमाग है वो दिमाग उसकी कंट्रोल से बाहर होने लगा। वांग जी ने कहा, मेरे साथ चलो, और फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद वो जाने लगा। तभी वांग जी को पानी के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है और फिर तभी वो दोनों कुछ सोचने से पहले ही किसी चीज़ ने उन दोनों को खींच लिया अंदर। वो लोग पानी के अंदर थे और विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ के रखा था। वांग जी ने भी विंग के हाथ को तब पकड़ के रखा था और वो दोनों पानी के अंदर थे। और फिर तभी थोड़ी देर बाद वांग जी को होश आता है। वांग जी बेहोश हो गया था। जब वांग जी को होश आता है तब वो देखता है कि वो एक काले रंग के पत्थर के ऊपर लेटा हुआ है। फिर वो उठ जाता है। उठने के बाद उसने अपने सिर को संभाला क्योंकि उसका सिर बहुत दुख रहा था। फिर उसने अपनी आंखें खोला। उसने कहा, विंग विंग कहाँ है? और फिर वो इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि विंग दीवार को पकड़ के अपनी अपर रूफ्स को खोल रहा है। ये देखकर वांग जी ने कहा, विंग? और विंग अपने ओमेगा फेरोमोन उसको भर भर के रिलीज़ कर रहा है, जिससे वांग जी का अंदर का जो अल्फा था वो जग रहा था। इधर विंग की दोनों आँखों का कलर चेंज हो गया था। उसका दोनों आँखों का कलर पिंक हो गया था और उसके छोटे छोटे कान, छोटे छोटे दांत और छोटे छोटे नाखून भी बाहर आए थे और उसकी पूंछ भी। ये देखकर वांग समझ गया कि विंग का हीट आया है और विंग एक क्यूट सी ओमेगा में बदल गया है। फिर वांग जी ने आसपास देखा। उसने देखा कि वो लोग ठंडे गुफा के अंदर है और फिर उसने विंग की तरफ देखा। तभी विंग ने कहा, आह! और फिर विंग दीवार के अंदर घिंच गया, मतलब कि उसे किसी ने खींच लिया। विंग दीवार के अंदर से गायब हो गया। वांग जी तुरंत दीवार के पास आता है। उसने कहा, विंग। उसने दीवार को टच किया लेकिन वहाँ पर विंग नहीं था। विंग के रोप्स नीचे गिरे हुए थे। वांग जी ने रोप्स को उठाया। उसने कहा, विंग कहाँ गायब हो गया? वो तो यहीं पर ही खड़ा था, इस दीवार के आर पार हो गया वो। लेकिन कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? विंग तुम ठीक तो हो ना? खोलो इसे। क्या खुफिया दरवाज़ा है क्या यहाँ पर? विंग अंदर कैसे गया? खोलो खोलो इसे। और फिर वांग जी ने जिस हाथ पे कड़ा पहना हुआ था, वांग जी ने जैसे ही उस हाथ से दीवार को टच करता है वैसे ही दीवार खुल जाता है और वांग जी अंदर आ जाता है। वांग जी जब अंदर जाता है वहाँ पर सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा था। वांग जी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर सीन चेंज होता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी
धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। फिर उसने देखा कि वो किसी जगह पर गिरा हुआ है। उसके ऊपर सूरज, मतलब कि जो सन होता है ना, सन, उसकी रोशनी गिर रही है और हीट भी। फिर वांग जी धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल कर उठकर बैठता है। उसने अपने हेड को पकड़ा अपने हाथों से। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ आ गया? दीवार के उस पार में ये खुफिया रास्ता। और फिर वांग जी आसपास देखा। वो एक बहुत बड़ा जंगल था जिस पर बहुत सारे पेड़ तो थे, लेकिन पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता नहीं था। कुछ कुछ पेड़ के ऊपर पत्ते थे, लेकिन कुछ कुछ पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं थे। वांग जी ने देखा ये जगह बहुत अजीब सी है। फिर वांग जी उठ गया। उसने कहा, विंग कहाँ है? वांग जी के हाथ पे विंग के रोप्स थे, लेकिन विंग वहाँ पर नहीं था। वांग जी चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे कहीं भी विंग नज़र नहीं आ रहा था। उसने विंग को बार बार बुलाया, विंग तुम कहाँ हो? विंग मुझे आवाज़ लगाओ, क्या तुम यहाँ पर ही हो विंग? वांग जी को चिंता हो रही थी कि असल में विंग कहाँ गया है, क्योंकि विंग का हीट आया है। अगर किसी अल्फ़ा ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो क्या होगा? वांग जी सब कुछ सोच रहा था और तभी उसे कुछ महसूस होता है। दरअसल उसे विंग की ओमेगा फेरामोन्स स्मेल होती है। उसे स्मेल करने के बाद वांग जी ने कहा, विंग? क्या विंग आसपास ही है? और फिर वो विंग को ढूंढते हुए चलने लगा। वो जितना आगे जा रहा था उसकी ओमेगा फेरामोन्स का जो स्मेल था वो उतना ही गाढ़ा होता जा रहा था। वांग जी का पैर लड़खड़ा रहा था। वांग जी चल नहीं पा रहा था। वांग जी बहुत थक गया था और उसके ऊपर ये स्मेल उसे पागल बना रही थी, जो कि उसकी ओमेगा की है। वांग जी चलते हुए साइड की तरफ देखने लगा। वो पेड़ों की साइड की तरफ देखता है, लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। लेकिन उसकी जो मेगा फेरामोन्स है वो हर जगह फैली हुई थी। वांग जी ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग मुझे आवाज़ लगाओ। तभी एक रोने वाली वॉइस वांग जी को सुनाई दिया। वो रोने वाली वॉइस था, गगा गगा मेरी मदद करो प्लीज़। कहाँ हो अब? मेरी पूरी बॉडी पर दर्द हो रही है, प्लीज़ मेरी मदद करो ना गगा। और फिर ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत उस आवाज़ की तरफ मुड़ता है और फिर वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे ओमेगा फेरामोन्स उसे पागल बना रहे थे। उसका जो अंदर का जो अल्फ़ा था वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। वांग जी का एक आँख का कलर चेंज हो गया था। उसकी आँखों का कलर था रेड कलर की और उसमें गोल्डन कलर का झलक था। वांग जी की जो पूँछ थी वो धीरे धीरे करके निकल रही थी और थोड़े थोड़े करके उसके नाखून भी निकल रहे थे, क्योंकि उसका अंदर का जो अल्फ़ा था वो जग रहा था। फिर वो धीरे धीरे विंग के पास आ जाता है। उसने अपने सामने का जो नज़ारा देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विंग ने अपने साड़ी के सारे कपड़े को उतार दिया था। उसने अपनी सारे रोब्स को फाड़ दिया था और फाड़ने के बाद वो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और वो अपनी पूरी बॉडी पार्ट को टच कर रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी में एक्सट्रीम लेवल का पेन फील हो रहा था उसे। और विंग रो रहा था, अपनी लिप्स को बाइट कर रहा था। वो अपनी हाथों को पूरी बॉडी पर फिरा रहा था। इसे देखकर वांग जी ऊपर से नीचे तक कांप जाता है। अपनी ओमेगा को ऐसी हालत में उसने पहले कभी नहीं देखा है। विंग की बॉडी देखकर उसका जो अंदर का अल्फा था वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। उसने विंग को अपने सामने देख लिया है, अपनी ओमेगा को अपने सामने देख लिया है। अब उसकी पूरी बॉडी पर उसका अल्फा कंट्रोल करना चाहता है और फिर वो अपनी ओमेगा के पास जाना चाहता है, क्योंकि विंग का जो ओमेगा फेरामोन्स था वो वांग जी को पागल बना रहा था। धीरे धीरे वांग जी वहाँ पर बैठ जाता है। उसने विंग की हेड को पकड़ा। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। जैसे ही उसने वांग जी की वॉइस को सुना उसने अपनी आंखों को खोल दिया। उसने सामने वांग जी को देखा। वांग जी को देखते हुए उसने कहा, गगा गगा आप आ गए? गगा मेरी मदद करो ना, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लगता है मेरी हीट आई है। प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी लोअर पार्ट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी पर दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मेरी बॉडी को आप चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये सुनने के बाद वांग जी का जो दूसरा आँख था वो भी चेंज हो गया। वांग जी अब एक अल्फ़ा में बदल गया था, लेकिन उसका दिल अभी भी विंग को हर्ट करने के लिए मना कर रहा था। लेकिन अब क्या कर सकता है, विंग का जो हीट है वांग जी को तो उसके साथ रहना ही चाहिए, क्योंकि विंग उसका ओमेगा है। और ये तो नॉर्मल बात है ना कि उसका अल्फ़ा उसके साथ ही रहेगा हीट के दौरान, और रहना भी चाहिए। विंग अपने ओमेगा फेरोमोन्स को लगातार रिलीज़ करता जा रहा था, जिसकी वजह से वांग जी
टोटली पागल हो रहा था उसके लिए। और वांग जी का धीरे धीरे अल्फा टीथ बाहर आते हैं, उसके क्यूट क्यूट से कान भी बाहर आते हैं, उसकी पूंछ भी लंबा हो जाता है और उसकी नाखून भी बाहर आते हैं। और वो विंग को देखने लगा, वो विंग को घूरने लगा, एक भूखा अल्फा की तरह वो विंग को घूरने लगा। अपनी स्ट्रॉन्ग अल्फा को अपने पास देखकर विंग उसे हग कर लेता है। वांग जी, जब विंग ने उसे हग किया तो वांग जी ने अपनी अल्फा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया। उसे स्मेल करने के बाद विंग का आंखों का कलर और भी डीप पिंक हो जाता है। उसने वांग जी के कान के पास गया अपने फेस को लेकर और उसने कहा, जंगफू पति, हस्बैंड, प्लीज़ मुझे प्यार करो, मुझे आप चाहिए, आपकी ओमेगा को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़। और फिर यह सुनने के बाद वांग जी ने अपनी आंखें खोला और उसकी आंखों का कलर अब डीप रेड और गोल्डन कलर में बदल गई थी। और फिर उसने विंग की नेक को पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।